और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, उसके नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, हैंड रिटेन नोट्स भी आपको दे रहा हूं, कंप्यूटराइज नोट्स भी दे रहा हूं, एमसीक्यूज भी दे रहा हूं। जितना भी मेरे से हो रहा है, जितने भी टाइम मेरे को मिल रहे हैं, मैं सारा दिन आपके लिए कंप्लीट कर दे रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं बस यही चाहता हूं कि आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए, ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छा हो सकेंगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो हम लोग बात कर रहे थे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पे। मिक्स टाइप फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं एग्जाम्स में। कुछ बच्चों का डिमांड था मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। मैं देखिए दो तरह की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं थ्योरी का कॉन्सेप्ट अलग क्लियर कर रहा हूँ और ये मिक्स टाइप के क्वेश्चंस अलग पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा तरीका है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बिना किसी बात के। सबसे पहले पेन ले लेता हूं मैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फैंट। तो फैंट का मतलब आपको बताना चाहूंगा बेहोशी। फैंट का मतलब क्या होता है? बेहोशी। ये क्वेश्चन आपको DSSB 2018 वाले एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो फैंट का मतलब क्या होता है, और उसमें फैंट टी नहीं लिखा हुआ था, टी मिसप्रिंट हो गया था और इस पर बहुत सारा बवाल हुआ था, कोर्ट में गया था, बाद में इसको उन्होंने सही किया। तो प्रिंटिंग में फैन आया था। तो मैं भी ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था कि फैन क्या चीज़ है भाई। फैंट होता तो समझ में आता कि बेहोशी क्या है। तो फैंट इज अ क्या है, अ रिस्पॉन्स टू फियर। डर के बेहोशी क्या होती है? जब हम डरते हैं तब ऐसा करते हैं। दूसरा अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स, एक अप्रत्याशित पतन हो जाता है, मतलब झटके में कोई चीज आता है, डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, इस तरह की चीजें हैं। अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियस या फिर अ स्वाइन फ्लू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियस मतलब जो चेतना, हमारी जो माइंड होती है ना, वो अचानक से क्या हो जाती है, संचित में उसको नुकसान पहुंचता है, इसीलिए हम बेहोश हो जाते हैं। अचानक से हमारे माइंड पर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे जो इफेक्ट होता है डायरेक्टली, उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और उसी से होता है फैंट यानी बेहोशी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। व्हाट एनर्जी डू मिनरल्स सप्लाई टू द बॉडी। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो डाइट होता है ना, तो जनरली आज के जमाने में डाइट को दो प्रकार से बांटा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और मैक्रो में आते हैं आपके प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लेकिन जरूरत होती है बॉडी को, जो कि एनर्जी नहीं देते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन वैसे कैटेगरी में मैक्रो में आते हैं। तो मिनरल्स हमारे बॉडी को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देता है। बात समझ में आया? ना तो केमिकल देता है, ना तो इलेक्ट्रिकल देता है, ना तो थर्मल देता है, और ना ही कोई एनर्जी नहीं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ब्लड, पहले देखिए आप चारों का मतलब समझिए। कार्डियक साइकिल अलग होता है। कार्डियक साइकिल मतलब कि एक बार पूरा पंप करने के बाद क्या जा रहा है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हार्ट रेट इनटू, ठीक है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल पर मिनट, पर मिनट की बात हो जाती है, तो आप कहाँ लगाएंगे? कार्डियक आउटपुट। आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट। अगर यहीं पर आपकी बात हो जाती है पर स्ट्रोक, यही सेम स्टेटमेंट होगा लेकिन वो स्ट्रोक सिर्फ लिख देगा, पर स्ट्रोक लिख देगा, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम लगाएंगे। बात समझ में आया? इट इज एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन वन स्ट्रोक, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एक स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल इंसान का कितना होता है और एक एथलीट का कितना होता है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर मस्ट कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से
डाइट को, उनके डाइट में ज़्यादातर होना चाहिए, तो वो कौन होना चाहिए? फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी बनाने के काम में आता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाउ वी गेट इंजर्ड इन गेम्स, हम गेम्स में कैसे इंजर्ड हो जाते हैं? प्रिकॉशन हैबिट्स, एहतियाती आदतें, बहुत ज़्यादा बचा के खेलते हैं तब इंजर्ड हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग विदाउट रेस्ट, बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग ले रहे हैं बिना किसी रेस्ट के, तब इंजर्ड हो जाते हैं। और व्हेन रूल्स ऑफ गेम्स आर नॉट फॉलोड, हम किसी खेल के रूल्स को नहीं मानते हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब इंजर्ड हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं तब इंजर्ड हो जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनके मतलब को समझते रहेंगे तो कभी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन को कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग विदाउट रेस्ट, यहाँ पे गेम्स के बारे में पूछा है कि हम खेल में कैसे इंजर्ड होते हैं, ट्रेनिंग की बात तो हुई नहीं यहाँ पे, तो ये कैसे हो जाएगा? इसको भी हम काट देंगे, है ना। आप क्वेश्चन को रिलेट किया करिए उसके चारों ऑप्शन से, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पूछा, उसके चार ऑप्शन क्या पूछा, ये देखिए। When rules of the game are not followed, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे, खिलाड़ी विसिल बजाता रहेगा तब भी हम खेल खेलते रहेंगे, दूसरे के मुंह पे चढ़ते रहेंगे, तो इंजर्ड तो होना ही है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी कारण हो सकता है, बट ज्यादातर जो इसमें एक्यूरेट है वो ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्वास्थ्य की सबसे प्रारंभिक अवधारणा है? तो जो स्वास्थ्य है वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर से क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का कौन सा मेथड है इनमें से? राइटिंग स्टोरी, राइटिंग लिखना, डेमोन्स्ट्रेशन और सर्च। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सबको पता होगा लगभग, तो डेमोन्स्ट्रेशन। फिजिकल एजुकेशन में सबसे अच्छा टीचिंग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही होता है, और होल मेथड भी होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का ही पार्ट होता है, होल पार्ट होल मेथड। कोई भी स्किल जब सिखाना होता है तो उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अप्रोच, रन, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की सबका अलग अलग होता है, कौन सा क्या सिखा रहा है ये डिपेंड करता है। तो द कॉज ऑफ पोस्चरल डिफेक्ट्स एंड डिफॉर्मिटी इज, तो चलिए एक आज से सवाल पूछता हूं मैं, उसका भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिफॉर्मिटीज? ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिकल एजुकेशन के, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे डिफॉर्मिटीज और डिजीज वाले क्वेश्चंस करेंगे तब। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मिटी एंड डिजीज, इसका आंसर आप लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वो कौन सा कारण है जिसके हिसाब से आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है। तो बैलेंस डाइट, अरे भाई बैलेंस डाइट लेंगे तो कहाँ से डिफॉर्मिटीज होगी? मल न्यूट्रिशन, ये हो सकता है मल न्यूट्रिशन। एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हैं तो कहाँ से होगा? सीकनेस, कमजोरी से भी हो सकता है डिफॉर्मिटीज, लेकिन कमजोरी 1-2 दिन के लिए होगा जब आप खाना नहीं खाएंगे तब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये करेक्ट आंसर आपका मल न्यूट्रिशन हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। द टेक्निक टू स्विम फास्टेस्ट इज, अगर सबसे स्विमिंग करनी है और सबसे तेज स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग के आप जानते होंगे कि अगर 4 टेक्निक होती है स्विमिंग की। सबसे पहला होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक। तो इन सब में से सबसे तेज स्विमिंग करने की स्टाइल कौन सी है? इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन आप देखिए फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में सबसे तेज स्विमिंग टेक्निक है चारों में से। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिगमंड फ्रायड इज आल्सो नोन टू बी द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म। समानता का सिद्धांत, कनेक्शनवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर है थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस या साइकोएनालिटिक। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 अवस्थाओं के बारे में बोला गया है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इच्छाएं हैं, इच्छा शक्ति होती है इंसान की और 3 चीजों पे वो काम करती हैं, इसके बारे में बोला गया है इसमें।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन ट्रेनिंग फॉर मैराथन, ठीक है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं मैराथन की, बात समझ में आ गई आपको? गुड। तो व्हेन शुड द लॉन्गेस्ट रन ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम बी कंप्लीटेड? जब हम मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं मैराथन रेस की, तो कंपटीशन से कितने दिन पहले हमें लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी दूरी का दौड़ लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप मैराथन के रनर हैं और आप मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन कंपटीशन से पहले आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कितने मेन कंपटीशन से कितने दिन या हफ्ते या महीने पहले आपको ट्रेनिंग लंबी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। अबाउट 5 वीक बिफोर द रेस, अबाउट 3 वीक बिफोर द रेस, अबाउट 2 डेज, अबाउट 3 डेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अबाउट 3 वीक बिफोर द रेस। तो आपके मेन कंपटीशन से 3 हफ्ते पहले लंबी दूरी दौड़ना चाहिए, उसके बाद नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपके स्टैमिना पर इफेक्ट डालता है और आप मैराथन रेस अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैराथन रेस जो होता है वो होता है 42.195 किलोमीटर का, तो ये किलोमीटर में है, ठीक है? अब दूसरा जो होता है 26 मील, ठीक है, 385 गज। कितना? 385 गज। चलिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। द नेम ऑफ वॉल बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आपने हार्ट पढ़ा होगा, तो हार्ट में क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है? तो एक तरफ होता है राइट और एक तरफ होता है लेफ्ट, 2 पार्ट हो गए। अब 2 पार्ट के, अपर के 2 होते हैं, नीचे के 2 होते हैं, 4 चैम्बर। तो अपर वालों को वेंट्रिकल कहा जाता है, नीचे वाले को, सॉरी, अपर वालों को आर्टरियम कहा जाता है और नीचे वालों को वेंट्रिकल कहा जाता है। आर्टरियम और आर्टरिया का काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड। वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पंप आउट द ब्लड, ठीक है? तो अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लगा होता है। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वॉल्व होता है और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वॉल्व होता है। इसके बीच में जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में जाता है तो वहां भी एक वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं उसको। तो आपको याद करने का एक ट्रिक बता दे रहा हूं जिसे मैंने याद किया था। देखिए अब क्या होता है, सीक्वेंस भी बता दूंगा मैं कुछ बच्चों को जिसका फिजियोलॉजी नहीं अच्छा है, मैं उसको ही पढ़ा दूंगा, पूरा एक एक चीज बता दूंगा। आप घबराइए मत, जब ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और बहुत अभी टाइम है, इत्मीनान से चलिए, जितना चीजें बता रहा हूं उनको समझिए और अच्छे से करिएगा। तो आप टीबी वर्ड याद कर लीजिए, टीबी। भाई सबके घर में टीबी है, टीवी नहीं, बी। तो पहले हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो आपके राइट में पहले आता है, तो वहां पे राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व आता है। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मिट्रल वॉल्व, ठीक है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेशनल मलेरिया इरेडिकेटिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर। तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ भारतवर्ष में कब किया गया? ये बात कह जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1953। तो मलेरिया के लिए जो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ था भारत में, वो कब हुआ था? 1953 में। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मसल ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव ऑन। अगर मसल्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो ज्यादा प्रभावी नहीं होता है किस पर? चेंज इन मसल स्ट्रक्चर। जी हाँ, प्रभावी होता है, मसल्स स्ट्रक्चर चेंज होते हैं ट्रेनिंग करने से। अब कैसे होते हैं ये जब मैं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पढ़ाऊंगा ना, कि जिम जाने से कैसे बॉडी बन जाती है, कैसे मसल्स आपके ग्रो कर जाते हैं मसल्स की, तो ये आपके मसल्स स्ट्रक्चर से ही होते हैं। इंक्रीज इन मसल फाइबर्स, इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, जी हाँ, इंक्रीज इन मसल इंड्योरेंस।
तो आपके मसल जब ट्रेनिंग करते हो तो कौन सा इनमें से प्रभाव नहीं होता है? तो मसल के एंड्योरेंस, हाँ, क्षमता बढ़ती है, ये सही है, बढ़ेगी। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, सही है। अब आ जाएगा इंक्रीज इन मसल फाइबर, जी ये गलत है। ये आपका एकदम यही आंसर सही होगा, क्योंकि मसल फाइबर जो होता है ना वो जेनेटिक्स होता है। और मसल फाइबर्स के बॉडी के अंदर दो प्रकार के मसल फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स। स्लो ट्विच फाइबर्स को क्या कहा जाता है? स्लो ट्विच फाइबर्स रेड मसल फाइबर्स होते हैं, और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स क्या होता है? व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का बॉडी के अंदर रेशियो होता है, और जिसके अंदर जिस प्रकार का रेशियो होता है वो उस प्रकार की एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और अच्छा करता है। तो इसको मैं बताऊंगा आगे और अच्छे से। तो इसमें जो होगा कि आपके मसल फाइबर के रेशियो में कभी भी बदलाव नहीं होता। इंक्रीज इन मसल फाइबर्स बोला है, तो मसल फाइबर्स की इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स नहीं बढ़ते हैं। ट्रेनिंग से थिकनेस ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ता है। अगर यहाँ पे थिकनेस लिखा होता तो ये बात सही होती है आपकी, थिकनेस ऑफ मसल फाइबर्स। तो ट्रेनिंग करने से जो आपके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है मसल्स में ना, तो वो थिकनेस मसल फाइबर, जो पतले पतले मसल फाइबर्स थे, वो ट्रेनिंग के दौरान मसल फाइबर्स की थिकनेस यानी मोटाई बढ़ने लगी। अब जब मोटाई बढ़ रही तो आपका शेप और स्ट्रक्चर भी बढ़ने लगा। बात समझ में आया? तो ये चीजें यहाँ पर होंगी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम वाज डेवलप्ड फ्रॉम द इंग्लिश राउंडर्स बाय अपनेट डबलडे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा खेल था जिसे इंग्लिश राउंडर से निकाला गया और उस खेल को खेला गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेसबॉल। बेसबॉल इंग्लिश राउंडर से निकाला गया। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि बेसबॉल जहां खेलते हैं उस ग्राउंड को क्या कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को जरूर बताइए, क्योंकि ज़्यादातर आप फैलाएंगे जितना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और चीज़ें बहुत सीक्वेंस से इत्मीनान से चलेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई में कभी भी और तैयारी में कभी भी हड़बड़ाते नहीं हैं। मैं खुद स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सभी चीज़ों को बताऊंगा। जिस हिसाब से मैंने क्वालिफाई किया है तो मैं एक एक चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।